नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे हाजीपुर बिहार की रहने वाली शिखा श्रीवास्तव जी ने भेजी है। शिखा जी एक लेखिका हैं जो प्रतिलिपि पर अपनी कहानियाँ लिखती हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आप मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी का आनंद लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। सुम्मी एक लेखिका थी जो अक्सर कहानियाँ लिखा करती थी, पर आजकल वो कुछ हॉरर कहानियाँ लिख रही थी। ये देखकर उसके पति अंकित ने उसका मजाक उड़ा दिया। क्या यार, तुम दिन भर अपने फ़ोन में लगी रहती हो और हमेशा कुछ ना कुछ लिखती रहती हो, ये क्या कर रही हो तुम? तो सुम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हॉरर स्टोरीज लिख रही हूँ। तो अंकित ने फिर उसका मजाक उड़ा दिया, क्या हॉरर स्टोरीज? क्या यार, तुम भी ना, क्या क्या लिखती हो तुम? इन सब से क्या होगा? तुम्हें कोई पुरस्कार थोड़ी मिलने वाला है। सुम्मी उसकी बात से थोड़ा चिढ़ सी गई और उसने कहा, तो क्या चाहते हो तुम? मैं दिन रात बस तुम्हारे लिए किचन में खाना बनाते रहूं? इस पर अंकित ने कहा, अरे नहीं जाने मन, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम इतनी मेहनत करती हो, इतना लिखती हो, इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? इस पर सुम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने फ़ोन में लगी रही। रात हो चली थी। सुम्मी ने कहानी पूरी करके पोस्ट कर दी थी। जब अंकित ने देखा सुम्मी ने अपना फ़ोन साइड में रख दिया है तो वो धीरे से सुम्मी के करीब आया और उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, मान लो रात में तुम्हारी नींद खुले और तुम्हें कोई भूत नजर आए तो तुम क्या करोगी? मैं क्या करूंगी? जो करना होगा भूत ही करेगा। सुम्मी के इतना कहते ही दोनों हंस पड़े। रात के 2 बज रहे थे जब गहरी नींद में डूबी हुई सुम्मी की नींद खुली। ओह, कितनी प्यास लग रही है, पानी भी नहीं है कमरे में। स्वयं से बातें करना सुम्मी की पुरानी आदत थी। बत्ती जलाकर जब वो पानी पीने के लिए रसोई की तरफ गई तो सहसा उसकी नज़र दीवार पर पड़ी। वहाँ उसकी परछाई के साथ साथ उसे किसी और की भी भयानक काली परछाई नजर आई। सुम्मी ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। लगता है गहरी नींद से अचानक उठने के कारण मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, पानी पीते हुए सुम्मी ने सोचा और फिर अपने कमरे में चली गई। उसका ये वहम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। अक्सर उसे अपने साथ साथ किसी और की भी परछाई नजर आती थी। उसे महसूस होता था कि उन दोनों के अलावा भी कोई है घर में, लेकिन वो अंकित से कुछ नहीं कहती थी। कहीं वो उसे पागल ही ना घोषित कर दे। उसे तो वैसे भी बस सुम्मी का मजाक उड़ाने का बहाना चाहिए होता था। एक शाम चाय पीते हुए अंकित बोला, अरे पता है, हमारे दफ्तर का जो चपरासी है, कल उसकी किसी बात पर अपनी बीवी से लड़ाई हो गई तो उसने अपने भाई को बुलाकर अपने पति को खूब पिटवाया। ये सुनकर सुम्मी हंसते हुए बोली, काश मेरा भी कोई भाई होता तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही पिटवा देती, लेकिन मैं तो अनाथ हूँ। अचानक ही हंसती हुई सुम्मी के चेहरे पर उदासी तैर गई। अरे अरे मेरी बेगम जान, उदास मत हुआ कीजिए आप। आपके आदेश पर हम स्वयं ही आपके नालायक पति देव को कोड़ों से पिटवा देंगे। अंकित ने सुम्मी को हंसाने की चेष्टा करते हुए कहा। अभी दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि अंकित के फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ अंकित के बॉस थे। उनसे बात करने के बाद अंकित सुम्मी के पास आया और बोला, सुम्मी,
मुझे अपने बॉस के साथ बहुत ज़रूरी काम से पास के शहर जाना है। मैं कल शाम तक आ जाऊंगा। ये सुनकर सुम्मी बिल्कुल घबरा गई। उसने कहा, लेकिन मैं अकेली कैसे रहूंगी? तुम तो जानते हो ना मुझे कितना डर लगता है, और इस नए शहर में, नए माहौल में हमारे तो किसी पड़ोसी से भी जान पहचान नहीं हुई है अब तक। ओहो बेबी, मैं चौकीदार से बोल कर जाऊंगा, वो तुम्हें आते जाते देख लिया करेगा। बस एक रात की बात है यार। अंकित ने सुम्मी को समझाया और तैयार होने चल दिया। रात का खाना जल्दी जल्दी निपटाकर सुम्मी ने घर के सारे दरवाज़ों और खिड़कियों को बंद कर दिया और स्वयं को अपने कमरे में कैद कर लिया। धीरे धीरे उसकी आँख लग गई। आज फिर रात के 2 बजे प्यास से उसकी नींद टूटी। उसने पास रखे पानी के जग को उठाया तो वो खाली था। अरे, लेकिन मैंने पानी तो रखा था। खाली जग को देखकर हैरान परेशान सुम्मी बड़बड़ा रही थी। कुछ देर तक उसने प्यास बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन जब लगा कि अब सहा नहीं जाएगा तो वो मन ही मन ईश्वर को याद करते हुए कमरे से बाहर निकली। सुम्मी को फिर अपने साथ साथ दीवार पर किसी और की परछाई नजर आई। न जाने कैसे उसके मुंह से निकल पड़ा, कौन है यहाँ? सामने आइए। मैं तुम्हारे सामने ही हूँ मेरी बहन। इस आवाज के साथ सुम्मी ने देखा दीवार पर वो काली परछाई हिल रही थी। देखिए, ये लुक्का छुपी खेलने का वक्त नहीं है। अगर सचमुच बहन माना है मुझे तो मेरे सामने आइए। सुम्मी ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, उसे लगा किसी ने उसके पलकों पर हाथ रखा है। अगले ही पल उसे सामने कुर्सी पर लगभग 10 वर्ष का एक बच्चा बैठा हुआ नजर आने लगा। कौन है आप? और बंद घर के अंदर कैसे आए? सुम्मी ने आश्चर्य से पूछा और मन ही मन सोचने लगी कि मैं इस बच्चे को आप क्यों बोल रही हूँ, तुम क्यों नहीं बोल पा रही हूँ, और मुझे बिल्कुल भी डर क्यों नहीं लग रहा है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, उस रहस्यमयी बच्चे ने कहा। लेकिन आप तो कितने छोटे से हैं और मैं इतनी बड़ी। सुम्मी के स्वर में हैरानी थी। उस बच्चे ने जवाब दिया, तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी अपनी जैसा बना सकता हूँ। फिर हम दोनों खूब खेला करेंगे जैसे बचपन में खेला करते थे। बचपन में? पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं, सुम्मी ने कहा। तभी उस बच्चे ने अपने हाथों को सुम्मी के सर पर फिराया। देखते ही देखते सुम्मी 5-6 वर्ष की नन्ही सी बालिका में बदल गई। उसके साथ ही उसकी अब तक की सारी स्मृतियां लुप्त हो गई। उसे कुछ भी याद नहीं रहा। अगले दिन जब अंकित घर लौटा तो उसने देखा घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि सुम्मी तो अकेले में खिड़कियां तक नहीं खोलती थी। घर के अंदर आकर अंकित ने सुम्मी को पुकारा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। पूरे घर में सुम्मी को ढूंढने के बाद जब अंकित स्टोर रूम में पहुंचा तो देखा वहां एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। अंकित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने उस बच्ची से पूछा, तुम कौन हो प्यारी बच्ची? यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा और मेरी पत्नी, मेरा मतलब तुम्हारी आंटी कहाँ है? अंकित सोच रहा था कि ये बच्ची शायद किसी पड़ोसी की होगी। बच्चों से दोस्ती करने में सुम्मी को महारत हासिल थी। हो सकता है अकेले घबराकर वो किसी पड़ोसी से मिलने गई हो और उसकी बच्ची को थोड़े देर के लिए ले आई हो। तभी बच्ची की आवाज से उसकी सोच टूटी। कौन आंटी? मैं नहीं जानती किसी आंटी को। बच्ची ने बिना अंकित की तरफ देखे ही जवाब दिया। अच्छा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अंकित ने फिर पूछा। मुझे नहीं पता, मैं भैया से पूछकर बताऊं? बच्ची ने
अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ हाँ बताओ, कहाँ हैं तुम्हारे भैया? अंकित ने कहा, यहीं तो है मेरे पास। बच्ची बोली। अंकित ने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। फिर तुरंत बच्ची बोली, भैया बोल रहे हैं हमारे मम्मी पापा को गंदे लोगों ने मार दिया है। ये सुनकर अब अंकित के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सुम्मी घर से गायब थी और उस पर ये बच्ची और उसकी अजीब सी बातें। कुछ सोचकर वो तुरंत बाहर निकला और चौकीदार के पास पहुंचकर उससे पूछा, क्या उसने सुम्मी को कहीं जाते हुए या किसी को उनके घर आते हुए देखा था? जब चौकीदार ने इनकार में सर हिलाया तो अंकित झल्ला कर बोला, तो फिर मेरे घर में ये अनजान बच्ची क्या कर रही है? और सुम्मी कहाँ है? मैंने कहा था ना तुमसे उसका ध्यान रखना। शोर शराबा सुनकर आसपास से गुजर रहे सोसाइटी के कुछ लोग आ गए। उनमें से एक ने सेक्रेटरी को भी बुला लिया। अंकित से सारी बातें जानने के बाद सेक्रेटरी साहब कुछ लोगों के साथ अंकित के फ्लैट की तरफ चल पड़े। वहां सब लोग बच्ची को देखकर हैरान थे। किसी ने भी उसे आज से पहले नहीं देखा था। सेक्रेटरी ने उनसे पूछा, बेटा तुम यहाँ अंकित अंकल के घर में क्या कर रही हो? किसके साथ आई हो तुम यहाँ? इस पर बच्ची ने कहा, मैं क्यों किसी के साथ आऊंगी? मैं तो यहीं रहती हूँ, ये मेरा घर है। बच्ची की बात से सब परेशान हो गए। एक व्यक्ति बोला, मुझे तो लगता है इस बच्ची का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। सुम्मी जी ने गलती से बाहर जाते वक्त ठीक से दरवाज़ा बंद नहीं किया होगा और ये भटक कर यहाँ आ गई। गर्मी की दोपहर में सोसाइटी के ज़्यादातर लोग घरों के अंदर ही रहते हैं तो किसी की नज़र नहीं पड़ी होगी। कुछ लोग उसकी बात से सहमत नजर आए। सेक्रेटरी ने कहा, ऐसा करते हैं, बच्ची को पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। और अंकित जी, आप ज़रा सुम्मी जी को फ़ोन करके पूछिए तो सही कि वो है कहाँ। ओह हाँ, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। कहते हुए अंकित ने जब सुम्मी को फ़ोन लगाया तो देखा उसका फ़ोन सामने डाइनिंग टेबल पर ही पड़ा है। ये देखकर अंकित बहुत घबरा गया। उसने सेक्रेटरी से कहा, सर मेरी बीबी तो आजकल बाथरूम तक में फ़ोन लिए बिना नहीं जाती, फिर वो फ़ोन छोड़कर घर से कैसे जा सकती है? उसके साथ ज़रूर कुछ अनहोनी हो गई है। अरे हमने सीसीटीवी तो देखा ही नहीं, उसमें तो ज़रूर आती हुई बच्ची और जाती हुई सुम्मी जी नज़र आ जाएंगी, सेक्रेटरी ने कहा। सब लोग तुरंत मॉनिटर रूम की तरफ भागे। इस तरह सोसाइटी में किसी का भी घुस आना सबके लिए बहुत चिंता का विषय था। जब सबने सीसीटीवी के फुटेज देखे तो हैरान हो गए, क्योंकि ना तो उसमें कहीं वो बच्ची दिख रही थी और ना ही सुम्मी। देखिए अंकित जी, आप घबराइए मत, हम इस बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन तो जा ही रहे हैं, साथ में सुम्मी जी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा देंगे, सेक्रेटरी ने अंकित को दिलासा देते हुए कहा। अंकित को अब स्वयं पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो मैं उसे अकेले छोड़कर चला गया, ऊपर से काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसे एक फोन तक नहीं किया। अंकित बड़बड़ा रहा था। फ्लैट में पहुंचकर जैसे ही सेक्रेटरी ने उस बच्ची को वहां से उठाने के लिए छुआ, उसे तेज झटका लगा, मानो किसी ने जोर का धक्का दिया हो। सेक्रेटरी लड़खड़ा कर गिर गया। ये देखकर बच्ची ताली बजाकर हंसने लगी और बोली, भैया ने मारा, बड़ा मजा आया, भैया ने मारा, बड़ा मजा आया। अब वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर डर झलकने लगा था। उन्हें किसी भूत प्रेत के यहाँ होने की आशंका होने लगी। सबने अंकित को वहां से चलने के लिए कहा, लेकिन अंकित ने मना कर दिया और बोला, आप लोग जाइए, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर सुम्मी आ गई तो परेशान हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, लेकिन कम से कम
पुलिस में रिपोर्ट लिखाने तो चलिए, इस बच्ची का भी कुछ तो करना ही होगा। सेक्रेटरी के कहने पर अंकित उनके साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर अंकित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि थाना इंचार्ज उसका बचपन का दोस्त रौनित था। अंकित ने रौनित को सारी बातें बताई। रौनित भी उसकी बात सुनकर सोच में डूब गया। उसने तत्काल एक कांस्टेबल को साथ लिया और अंकित के फ्लैट की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर जब रौनित के कहने पर कांस्टेबल उस बच्ची के पास कमरे में गया तो उसे भी जोर का धक्का लगा। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग परेशान हो गए, क्योंकि सबने देखा था कि बच्ची ने ना तो पहले सेक्रेटरी को छुआ था और ना अब कांस्टेबल को। तो फिर ये धक्का देने वाला कौन था? ये रहस्य गहराता जा रहा था। कुछ सोचकर रौनित ने कांस्टेबल को वापस भेज दिया और अपने घर पर फोन करके कह दिया कि वो आज रात घर नहीं आ पाएगा। रौनित और अंकित बच्ची को वहीं छोड़कर दूसरे कमरे में आ गए। अब तक कुछ घंटे बीत चुके थे। रौनित ने कहा, इस बच्ची के पीछे कोई ना कोई राज तो जरूर है। और देख, कितनी हैरत की बात है, हम इतनी देर से यहाँ बैठे हैं, पर वो बच्ची या अगर उसके साथ कोई और भी है तो वो हमें परेशान करने नहीं आया। मतलब जो उसके पास जाकर उसे परेशान करेगा, सिर्फ उसी पर हमला होगा। ये बात तो तूने सही कही यार। मैंने भी उससे दूर से ही पूछा था, तो मुझे किसी तरह के झटके या परेशानी का अनुभव नहीं हुआ। अंकित ने रौनित से सहमति जताई। अच्छा चल मेरे साथ। रौनित उठकर खड़ा हो गया। दोनों फिर उस बच्ची के कमरे के पास गए और दरवाजे पर से ही रौनित ने उससे पूछा, बेटा आप यहाँ कब आई? कौन लेकर आया आपको? बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, ओफो अंकल, भैया ने अभी तो बताया था कि हम यहीं रहते हैं, ये हमारा घर है। अच्छा बेटा, तुम्हारे भैया ने बताया कि बदमाशों ने तुम्हारे माता पिता को मार दिया था। जरा अपने भैया से पूछकर बताओ, क्या उन्हें अपने माता पिता का नाम याद है? अंकित ने पूछा। कुछ देर तक बच्ची खामोश रही। उन्हें लगा कि शायद वो कुछ नहीं कहेगी। वो वहां से जा ही रहे थे कि तुरंत बच्ची बोली, माँ का नाम सुमित्रा और पापा का नाम श्याम। बच्ची के जवाब ने उन्हें हैरत में डाल दिया था। कुछ सोच समझकर रौनित ने आगे पूछा, बेटा कुछ याद है उनकी मौत किस वर्ष हुई थी? थोड़ी देर में बच्ची ने जवाब दिया, भैया बोल रहे हैं 12 जून 1995 को। अच्छा बेटा, तुम दोनों के जन्म की तारीख भी तुम्हारे भैया जानते हैं क्या? रौनित ने अगला सवाल किया। तो बच्ची बोली, भैया ने कहा है याद करके बताएंगे। अच्छा अब तुम दोनों खेलो, कुछ चाहिए होगा तो हमें आवाज देना, रौनित ने कहा और अंकित को लेकर कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने अंकित से कहा, हमें इस घर का इतिहास और बच्ची के बताए हुए नामों का इतिहास पता करना होगा, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। अभी दोनों इस संबंध में योजना बना ही रहे थे कि उनके कानों में आवाज आई, अंकल हमें भूख लगी है। रौनित और अंकित तुरंत बच्ची के पास पहुंचे। तब बच्ची ने उनसे कहा, मुझे और मेरे भैया को दाल, चावल और आलू की सब्जी खानी है। कुछ ही देर में अंकित और रौनित ने मिलकर खाना बना लिया और 2 थालियों में लेकर बच्ची के पास गए। बच्ची ने एक थाली से खाना शुरू किया और दूसरी थाली पर नजर पड़ते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दूसरी थाली का खाना भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन खाने वाला नजर नहीं आ रहा था। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो अब उन्हें दीवार पर एक हल्की सी काली परछाई हिलती डुलती नजर आने लगी।
इस रहस्यमयी परछाई को देखकर एक बार दोनों घबरा से गए। अंकित कुछ कहना चाहता था, पर रौनक ने इशारा से अंकित को चुप रहने के लिए कहा। खाना खाने के बाद बच्ची ने कहा, मेरे भैया के जन्म की तारीख 20 जून 1985 है और मेरे जन्म की तारीख 25 जनवरी 1990 है। बच्ची के जवाब ने उन्हें और हैरत में डाल दिया था। थोड़ी देर के बाद जब वो बच्ची को देखने आए तो पाया बच्ची गहरी नींद में सो चुकी थी। ये देखकर रौनक और अंकित तुरंत पुलिस थाने की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर रौनक ने एक कांस्टेबल से पूछा कि वर्ष 1995 में हुई वारदातों की फाइलें कहाँ रखी है। कांस्टेबल ने बताया कि सर, इतनी पुरानी फाइलें तो शहर के बड़े थाने में रिकॉर्ड रूम में हैं। ये सुनकर रौनक और अंकित तुरंत वहां से निकल पड़े। कुछ घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें उस वर्ष की कुछ फाइलें मिली। उन फाइलों को ध्यान से पढ़ने पर उन्हें श्याम और सुमित्रा मर्डर केस की एक FIR कॉपी मिल ही गई, जिसे पढ़कर उनके होश उड़ गए। जिस जगह पर अभी अंकित की सोसाइटी थी, वहां कभी एक दूसरी इमारत हुआ करती थी जिसमें श्याम और सुमित्रा का घर था। श्याम बैंक मैनेजर के रूप में कार्यरत था। एक रात अज्ञात बदमाशों ने आधी रात में उनके घर में घुसकर श्याम, सुमित्रा और उनके 10 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी थी और उनकी बेटी को बालकनी से नीचे फेंक दिया था। शोर शराबा सुनकर जब पड़ोसी आए तब वहां लाशों के सिवा कुछ नहीं था। पुलिस ने आकर घायल बच्ची को अस्पताल भेजा, जहां से कुछ दिनों के बाद वो गायब हो गई। न बच्ची का कुछ पता चला, न उन हत्यारों का। एक हफ्ते के बाद पता चला कि श्याम जिस बैंक में काम करते थे, वहां लाखों का घपला हुआ था और उनकी हत्या को उसी घपले से जोड़ दिया गया कि वो भी घपले में शामिल थे। लेकिन फिर उनके अज्ञात पार्टनर ने उनसे सारी रकम ले ली और उनकी हत्या कर दी। लेकिन हत्यारों और बैंक लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। अब मैं समझ पा रहा हूँ, वो बच्ची और उसके साथ रहने वाला वो अज्ञात परछाई जिसे वो भैया कह रही है, वही दोनों बच्चे हैं, अंकित ने कहा। लेकिन अगर ये वही दोनों बच्चे हैं तो चलो मान लिया कि लड़का तो मरकर आत्मा के रूप में वहां रह रहा है, तो हमें बस उसकी परछाई नजर आ रही है। लेकिन अगर ये लड़की वही है तो अभी उसकी उम्र करीबन 30 वर्ष होनी चाहिए थी, पर वो तो अभी भी बस 5 वर्ष की दिखती है। रौनक बोला, हो सकता है वो भी आत्मा ही हो, बस दिख रही हो। अंकित सोचकर बोला, तो फिर एक हमें दिख रहा है और एक नहीं, ऐसा क्यों? और ये तेरे इस फ्लैट में आने के बाद ही क्यों आए, पहले क्यों नहीं? जबकि तुझसे पहले भी यहाँ 3 परिवार रहकर जा चुके हैं, रौनक ने कहा। अंकित ने अपना सर पकड़कर कहा, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार। ऊपर से सुम्मी भी अब तक नहीं आई और ना ही उसकी कोई खबर मिली। पता नहीं ये दोनों बच्चे मुझसे चाहते क्या हैं। ऐसा करते हैं, उनसे ही चलकर पूछते हैं, रौनक ने कहा। दोनों वापस अंकित के फ्लैट की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा बच्ची जाग चुकी थी और उसके पास कुछ खिलौने रखे थे। वो रहस्यमयी परछाई भी वहीं नजर आ रही थी। अंकित ने याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे याद नहीं आया कि इनमें से किसी खिलौने को उसने पहले देखा है। रौनक बच्चे के कमरे के पास गया और उसने कहा, बेटा, अपने भैया को बताओ, हमने तुम्हारे माता पिता की मौत की खबर पता कर ली है, लेकिन उन बदमाशों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। क्या तुम्हारे भैया उनके बारे में कुछ जानते हैं?
थोड़ी देर बाद बच्ची बोली, हाँ भैया बोल रहे हैं उन्होंने उन बदमाशों को देखा था। अच्छा, तो क्या तुम्हारे भैया ने जो देखा वो हमें बता देंगे ताकि हम उन बदमाशों की पिटाई कर सके? रौनित ने फिर कहा। बच्ची ने हाँ में सर हिला दिया और रौनित से एक कागज और कलम लाने के लिए कहा। जब वो कागज और कलम लेकर पहुंचा तो उन्होंने देखा उस काली परछाई ने कागज पर कुछ लिखना शुरू किया। देखते ही देखते पूरा कागज भर गया और उड़कर रौनित के पास आ गया। उसे पढ़कर रौनित और अंकित पूरा चौंक गए। उस कागज में लिखा था, मेरे पिताजी बैंक में मैनेजर थे। हम इसी इमारत में, इसी फ्लैट में रहते थे। एक रात 2 लोग उनके पास एक बड़ा सा सूटकेस लेकर आए जिसमें बहुत सारे रुपए भरे थे। उन्होंने कहा कि सहानी साहब ने कहा है कि ये सूटकेस अपने पास छुपा कर रख लीजिए। जब पिताजी ने मना किया और कहा कि वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, तब उन दोनों ने मेरे माता पिता और मुझे तेज चाकू से मार दिया और मेरी नज़र के सामने ही मेरी छोटी बहन को बालकनी से फेंक दिया, क्योंकि पिताजी के अंदर घुसा हुआ चाकू निकल ही नहीं रहा था। रौनित ने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला सहानी कोई और नहीं बल्कि बैंक का मालिक था। उस घपले के बाद बैंक को ताला लग गया और सहानी गायब हो गया। अभी वो कहाँ है कोई नहीं जानता। इसका मतलब घपला किया उस सहानी ने और इल्जाम लगाया श्याम जी पर, उसकी हत्या करवा दी और आज खुद वो कहीं मौज उड़ा रहा होगा। रौनित ने गुस्से में कहा। अंकित भी उससे सहमत था। उसने कहा, लेकिन हम ये बात साबित कैसे करेंगे? इतने पुराने अपराध के सबूत कहाँ मिलेंगे? अब तो उस पुरानी इमारत की जगह पर ये इमारत भी नई बन गई है और उस सहानी को हम कहाँ ढूंढेंगे? इंटरनेट पर भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अंकित ने परेशान स्वर में कहा। तभी बच्ची बोली, भैया कुछ कहना चाहते हैं अंकल? रौनित ने फिर से कागज और कलम लाकर बच्ची की तरफ और बच्ची ने उस परछाई की तरफ बढ़ा दिया। उस कागज को पढ़कर रौनित और अंकित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रौनित ने तुरंत पुलिस कमिश्नर से संपर्क किया और उन्हें विश्वास में लेकर सारी बातों से अवगत कराते हुए उनकी मदद मांगी। अगले दिन राज्य से लेकर राष्ट्र तक सभी अखबारों की सुर्खियां थी। 25 वर्ष पुराने बैंक घपले का होगा पर्दाफाश। जिस इमारत में हुई थी बैंक मैनेजर की हत्या, वहीं मिले हैं कुछ अहम सबूत। इस खबर को पढ़कर गोवा के एक घर में सुबह सुबह हलचल मची थी। एक शख्स तुरंत छत पर पहुंचकर और इधर उधर देखकर सावधानी से किसी को फोन लगाने लगा। ये क्या खबर पढ़ रहा हूँ मैं? तुम लोगों ने तो कहा था कि कोई सबूत नहीं छोड़े थे, फिर इतने सालों बाद क्या नया बखेड़ा है ये? जाओ और जाकर पता करो। फोन पर दूसरी तरफ जो शख्स था वो भी अखबार पढ़ने के बाद से बहुत ही बेचैन था। पुराने बक्से में रखी हुई अपनी नकली दाढ़ी मूंछों को उसने निकाला और तैयार होकर अपने काम को अंजाम देने के लिए चल पड़ा। बिल्डिंग के पास पहुंचकर उसने पता किया कि अब उस मैनेजर वाले फ्लैट में पुलिस इंस्पेक्टर रौनित रहता है। ये रौनित और अंकित की योजना थी कि अगर कोई भी अनजान इंसान इस फ्लैट के बारे में पूछताछ करेगा तो उसे ये बताया जाएगा कि ये फ्लैट रौनित का है। इस संबंध में सभी पड़ोसियों, सेक्रेटरी और चौकीदार को बता दिया गया था। रौनित के बारे में पता करके उस शख्स ने चौकीदार को अपना परिचय रौनित के रिश्तेदार के रूप में दिया और उससे मिलने उसके फ्लैट की तरफ चल पड़ा। इधर अंकित और रौनित सारी तैयारियां कर चुके थे। जब वो शख्स अंकित के फ्लैट में पहुंचा तब रौनित ने दरवाजा खोला। अंकित ने
इशारे से उसे पहचानने से इनकार कर दिया। ये देखकर रौनित उसे दरवाजे से लौटा ही रहा था कि तभी सामने की दीवार पर झलक रही परछाई में हरकत होने लगी। अंकित और रौनित समझ गए कि वो लोग जिसका इंतजार कर रहे थे ये वही है। रौनित ने उस शख्स को अंदर आने का इशारा किया। वो शख्स भी इसी फिराक में था कि कब अंदर आए और उसे कोई सुराग मिले। उसने रौनित से कहा, मैं आपके पुराने गांव का पड़ोसी हूँ। आपके और मेरे पिताजी के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। मैं यहीं किसी काम में आया था और संयोग से आज आपका पता मिला तो मैं आपसे मिलने चला आया। रौनित बहाने से उसे स्टोर रूम की तरफ ले गया। वहाँ जैसे ही उसने उस बच्ची को देखा, उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। ये देखकर रौनित ने कहा, लगता है आपको गर्मी कुछ ज़्यादा लग रही है। आइए कमरे में बैठिए, मैं एसी चला देता हूँ। तभी उस आदमी ने पूछा, ये बच्ची क्या आपकी है? अंकित की तरफ इशारा करते हुए रौनित बोला, नहीं जी, दरअसल ये मेरे मित्र के साथ रहती है। उसे कहीं सड़क पर घायल मिली थी। वो शख्स बहुत गौर से उस बच्ची को देख रहा था। रौनित ने जब उससे चाय के लिए पूछा तो उसने कहा, नहीं, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा। ठीक है, आप जब भी आइएगा तो अब अगले सप्ताह आइएगा, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। तब तक यहाँ सिर्फ मेरा मित्र और ये बच्ची रहेंगे। अब इन लोगों से आपका क्या काम? अगले सप्ताह पिताजी भी आ जाएंगे, तब मिल लीजिएगा। रौनित ने कहा, जी आपने सही कहा, कहकर वो शख्स वहाँ से चला गया। वहाँ से निकलकर उस शख्स ने गोवा फोन लगाया और सारी बातें बताई। लेकिन वो बच्ची तो मर गई थी और अगर जिंदा भी होती तो क्या अभी तक वो 5 वर्ष की ही होती? गोवा में रहने वाला वो शख्स जो अभी तक सुकून से जी रहा था, अब वो बहुत परेशान था। हो सकता है ये उसका पुनर्जन्म हुआ हो और वो हमसे अपने माता पिता और भाई का बदला लेने आई हो। दाढ़ी वाले बहरूपिये ने कहा, सुनो, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे पिछली बार उस फ्लैट में रहने वाले लोगों को मारा था, इस बार भी मार डालो। तुम्हारे उस शहर से सुरक्षित भागने का इंतजाम मैं करवा दूंगा। गोवा वाले शख्स की बात सुनकर वो नकली दाढ़ी वाले बहरूपिये ने हाँ कर दी। वैसे भी वो इन खूनी खेलों में पारंगत था। आधी रात में चुपके से उसने अंकित के फ्लैट का मुआयना किया और वापस आकर सारी योजना बना ली। वो सोच रहा था कि अगली रात जब रौनित वहाँ नहीं होगा तभी ये काम करना सही रहेगा। किसी पुलिस वाले को मारकर कोई झंझट मोल लेना वो नहीं चाहता था। अगली रात वो पीछे की बालकनी से अंकित के फ्लैट तक पहुंचने में कामयाब हो चुका था। मास्टर की से उसने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। सारे कमरे की बत्तियां बंद थी। उसने एक एक कमरा ध्यान से देखा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। फिर उसे स्टोर रूम का ख्याल आया और वो जल्दी से उधर गया। वहां पहुंचते ही उसे उस बच्ची ने अचानक अंधेरे में उसका हाथ पकड़ा और अंदर खींच लिया। उस शख्स ने देखा अंधेरे में उस बच्ची की आंखें खतरनाक जंगली बिल्लियों की तरह चमक रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझता, उस पर लात घूसों की बरसात होने लगी। वो लगभग अधमरा हो चुका था कि तभी सारी बत्तियां जल उठी और इसके साथ ही लात घूसों की बरसात फिर से शुरू हो गई। जब उस शख्स को ध्यान आया कि उसकी पिटाई तो हो रही है पर पीटने वाला नजर नहीं आ रहा है, तो डर के कारण उसके हाथ पैर फूलने लगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, वो चिल्लाया। तभी वो बच्ची बोली, भैया बोल रहे हैं, हम भी ऐसे ही चिल्ला रहे थे पर तुमने हमें नहीं छोड़ा था। कौन भैया? कहाँ है भैया?
उस शख्स ने घबराकर पूछा, यही तो है जो तुम्हें पीट रहे हैं गंदे अंकल। बच्ची ने कहा और ताली बजाकर हंसने लगी। वो कुछ और कहता कि रोनित और अंकित सामने आ गए। रोनित ने उस शख्स से कहा, और मार खानी है या सब सच बताना है? अरे छोड़ो भाई, सच तो हम जानते ही हैं। ऐसा करते हैं, इसे ऊपर भिजवा ही देते हैं। वैसे भी इस गुंडे को ढूंढने कौन आ रहा है? अंकित ने कहा। अब तक उस शख्स की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। रोनित ने फिर कहा, लेकिन ये बेचारा तो सिर्फ किसी के हाथ का मोहरा है। ये मर जाए और असली खिलाड़ी ऐश करे, ये तो नाइंसाफी है। तो क्या हुआ, कम से कम कोई तो इस दुनिया से जाए और धरती का बोझ हल्का करे। मारो इसे, अंकित ने कहा। तभी एक और जोरदार घूंसा उस शख्स के चेहरे पर पड़ा। रुको रुको, मुझे मत मारो। मैंने अकेले कोई गुनाह नहीं किया। मेरे साथियों को भी सजा दो, उस शख्स ने रोते हुए कहा। इसके बाद उसने सहानी के साथ साथ अपने दूसरे साथी का भी पता बताते हुए बैंक के घपले की बात, श्याम, सुमित्रा और उनके बच्चों की हत्या की बात स्वीकार कर ली, जिसे रोनित ने रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड कर लिया और उसकी वीडियो भी बना ली। उस शख्स के बताए हुए पते पर सहानी और वो दूसरा हत्यारा भी मिल गया। जब पुलिस ने सख्ती से उन सबसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सारे हत्यारों के पकड़े जाने के बाद रोनित और अंकित उन बच्चों के पास आए और बोले, अब तुम दोनों खुश हो ना? ये सुनकर बच्ची बोली, भैया बोल रहे हैं हम बहुत खुश हैं। थैंक यू अंकल, लेकिन अगर आप भैया का तर्पण करके उन्हें मुक्ति दिला देंगे तो वो और भी खुश होंगे। हम ऐसा ज़रूर करेंगे, लेकिन अपने भैया से पूछो कि उसके बाद तुम्हें कहाँ रखना है प्यारी बच्ची। और यहाँ अभी जो नई आंटी रहने आई थी, क्या तुम्हारे भैया उनके बारे में जानते हैं? रोनित ने कहा। परछाई में होती हुई हरकत देखकर रोनित और अंकित समझ गए कि उसे कुछ कहना है। वो तुरंत कागज और कलम लेकर आ गए। इस बार उस रहस्यमयी परछाई ने जो लिखा था उसे पढ़कर उस पर भरोसा करना अंकित और रोनित के लिए मुश्किल हो रहा था। उसने लिखा था, असमय मृत्यु और अपने घर तथा बहन से अत्यधिक मोह होने के कारण मेरी आत्मा इसी घर में बंद कर रह गई थी। लेकिन मैं कभी ना तो किसी को परेशान करता था और ना नजर आता था। फिर एक दिन अंकित और सुम्मी यहाँ रहने आए। सुम्मी को देखते ही मैं पहचान गया कि ये मेरी खोई हुई बहन थी। मैंने धीरे धीरे उसे अपने होने का एहसास दिलाया और जब अंकित बाहर गया तो मैं उसके सामने आ गया। तभी मैंने सोचा कि अगर मैं कोशिश करूं तो अंकित के जरिए उन बदमाशों को सजा दिलवा सकता हूं। और मैंने सुम्मी को वैसा ही बना दिया जैसी वो मुझसे बिछड़ी थी, ताकि उसके जरिए मैं अंकित से आसानी से बात कर सकूं। अगर मैं सुम्मी को बच्ची में ना बदलता तो अंकित आसानी से उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता और हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाता। और मैं अपनी बहन के पति को नुकसान पहुंचाकर उस तक अपनी बात नहीं पहुंचाना चाहता था। जब आप लोग मेरा तर्पण करके वापस आएंगे तब आपको सुम्मी अपने असली रूप में मिल जाएगी और जिस तरह अभी उसे अंकित की या कोई और बात याद नहीं है, वैसे ही तब उसे अभी घटी घटना याद नहीं रहेगी। मैं नहीं चाहता मेरी बहन उन सब दुखद हादसों को याद भी करे और सुम्मी के साथ साथ वो सब लोग जिन्होंने इस बच्ची को देखा है वो सब भी इसे भूल जाएंगे। बस सबको इतना ही याद रहेगा कि अंकित और रोनित ने मिलकर वर्षों पुराना हत्या का एक केस सुलझाया है। ये पढ़ते हुए अंकित और रोनित
दोनों भावुक हो गए थे। उन्होंने तत्काल पंडित जी से बात की और मंदिर जाने के लिए निकल पड़े। जाने से पहले अंकित ने बच्ची बनी हुई सुम्मी की तरफ देखा। वो रहस्यमयी परछाई उसके सर पर हाथ फेरती हुई नजर आ रही थी। सुम्मी मेरी नजरों के सामने थी और मैं उसे पहचान नहीं पाया। ये कुदरत भी कभी कभी कैसा खेल खेलती है। ये सोचते सोचते अंकित और रौनित मंदिर पहुंच गए। सुम्मी के भाई का तर्पण करने के बाद अंकित और रौनित दोनों को महसूस हो रहा था कि मानो कोई उनका बहुत अपना उनसे सदा के लिए बिछड़ रहा हो। दोनों की ही आंखों में आंसू थे। उसके बाद जब दोनों अंकित के फ्लैट पर पहुंचे तो देखा फ्लैट का दरवाजा बंद था। अंकित के घंटी बजाते ही सुम्मी ने दरवाजा खोला। उसे अपने रूप में वापस देखकर अंकित स्वयं को रोक नहीं पाया और भावुक होकर उसे गले से लगा लिया। सुम्मी झेपती हुई उससे अलग होकर बोली, अरे पीछे तुम्हारा दोस्त खड़ा है, उसका तो लिहाज करो, बड़े बेशरम हो। सुम्मी वाकई सब कुछ भूल चुकी थी। रौनित ने अंकित को इशारे से सामान्य रहने के लिए कहा और फिर आऊँगा कहकर अपने घर के लिए निकल गया। रात में एक बार फिर सुम्मी की नींद टूटी और वो उठकर कमरे के बाहर आई। अंकित भी उसके पीछे पीछे आया। उसे देखकर सुम्मी बोली, अगर तुम मजाक ना उड़ाओ तो एक बात बोलूं? बिल्कुल बोलिए जाने मन, अंकित ने अनजान बनते हुए कहा। सुम्मी अपनी परछाई की तरफ इशारा करते हुए बोली, कुछ दिनों पहले ना मुझे अक्सर रात में अपनी परछाई के साथ साथ कोई रहस्यमयी परछाई लगातार नजर आती थी, लेकिन अब नहीं दिख रही। फिर अंकित ने कहा, तुम्हारे दिमाग पर ये जो हॉरर कहानी लिखने का भूत सवार है ना, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। अंकित ने सुम्मी को छेड़ते हुए कहा, देख लेना एक दिन मुझे कोई अच्छा सा पुरस्कार जरूर मिलेगा। कहते हुए सुम्मी कमरे में आ गई। अंकित ने मन ही मन कभी इस घर में रह रहे सुम्मी के भाई की परछाई को प्रणाम किया और वापस सुम्मी को छेड़ने उसके पीछे चल पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरी कहानियों को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।